हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मतलब क्लास 10th से मतलब स्टार्टिंग होती है और इसकी ज़रूरत 10th, 11th, 12th, बीएससी तक होती है। कहने का मतलब है कि अगर मतलब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि भाई आपको आगे चल कर के बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करने पड़ेगा। तो इसके लिए हम मतलब सिंपल केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके पार्ट वाइज में मतलब एक ही वीडियो में देखिए हो नहीं पाएगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कई सारी वीडियोस में हम क्या करेंगे कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी मतलब रिएजेंट्स होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है, उसको हम पार्ट वाइज में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जनरली समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं, क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है एक प्रकार का परिवर्तन ही होता है जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि परिवर्तन होता क्या चीज़ है या परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। हमारे आसपास कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है केमिकल और दूसरा होता है फिजिकल। केमिकल में क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, पहले हम फिजिकल चेंज के बारे में समझते हैं। हमें समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है या फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। देखिए अगर किसी परिवर्तन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण परिवर्तित हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रंग बदल रहा है, गंध बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है, तो ये सारे अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता तो उसे हम फिजिकल चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक लोहे की रॉड है और इस लोहे की रॉड को मैंने रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, कलर करके इसको मैंने रेड कलर में बदल दिया। तो अब देखेंगे सिर्फ इसके रंग में परिवर्तन हुआ है, इसका बस रंग बदला है। अब देखेंगे कि जो लोहे का रॉड है इसका भौतिक गुण यानी कि रंग इसका बदला है, लेकिन जब ये ब्लैक कलर का था तब पर भी ये लोहा था और जब ये रेड कलर का है तब पर भी यह लोहा ही है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, इसलिए जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन हुआ। दूसरा आप एग्जांपल समझिएगा कि एक हम रॉड लेते हैं, इस रॉड को हम मोड़ देते हैं, इसके शेप को हम बदल देते हैं तो भी चेंज हुआ। लेकिन क्या बदलने के बाद ये लोहे से बढ़ कर के स्टील हो गया, सोना हो गया? नहीं, यह बदलने के बाद भी लोहा ही है। यानी कि बदलने के पहले भी लोहा था और बदलने के बाद भी क्या है, लोहा ही है। माने बस इसके भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ है, इस नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं या केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज में जो रहते हैं भौतिक गुण तो बदलते हैं, भौतिक गुण तो बदलेगा। हो सकता है कि रिएक्शन होने के बाद मतलब परिवर्तन होने के बाद कलर चेंज हो जाए। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कलर बदल जाते हैं। हो सकता है गंध बदल जाए, स्मेल बदल जाए, लेकिन नया पदार्थ बनता है। तो परिभाषा आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह परिवर्तन या वह चेंज जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। और केमिकल चेंजेस में वो होते हैं मतलब उसमें जब केमिकल चेंज होता है तो नया पदार्थ बनता है और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हम भौतिक गुणों पे ज़्यादा विशेषता ध्यान नहीं देंगे, नए पदार्थ पे देखेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई देगा, यहाँ आप देखेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो नेचर से एसिडिक होता है, वो अम्ल होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक प्रकार का क्षार है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रासायनिक गुण है वो अलग है। जो हाइड्रोक्लोरिक है इसका रासायनिक गुण अलग है, इसका रासायनिक गुण अलग है। तो रासायनिक गुण कई प्रकार के होते हैं भाई। सोडियम अम्ल है, यह जल के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा,
धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो इसका रासायनिक गुण अलग है। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी रासायनिक गुण क्या है, अलग है। अब ये जब आपस में मिले हैं तो इसका निर्माण हुआ है, नमक का निर्माण हुआ है NaCl, और नमक के साथ साथ आपका बना है NaCl बना है, और इसके साथ बना है जल। आप कह सकते हैं कि जब आप HCl और NaOH को मिलाते हैं तो अब क्रिया करके NaCl और H2O बनाता है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो जब आप HCl मिलाए थे, हमने बताया था कि HCl जो है वो अम्ल है, और जो NaOH है ये आपका क्षार है। इसका रासायनिक गुण अलग है, और इसका जो रासायनिक गुण है ये भी क्या होगा, अलग होगा। इसलिए ये जो परिवर्तन है यह रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें न कोई भी नया पदार्थ बनता है उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया मिल्क, हमने ले लिया दूध। अब दूध को आप दही में बदल दीजिए, तो आप देखेंगे जो दूध है इसका रासायनिक गुण अलग होगा, और जो दही होगा ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, यानी कि नया पदार्थ बन जाएगा। इसलिए इस परिवर्तन को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार की होती है, योगात्मक होती है, वियोजन होती है, विस्थापन होती है, या आप कह सकते हैं एडिशनल होती है, ठीक है, बहुत सारा होता है, एलिमिनेशन होता है, कई प्रकार का होता है, जिनमें से आज हम एडिशनल केमिकल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, या जिसको आप कहते हैं योगात्मक रासायनिक अपक्रिया, वो क्या चीज़ होती है। तो हम बात कर रहे थे योगात्मक रासायनिक अपक्रिया के बारे में। तो पहले तो हम डिफिनीशन समझेंगे। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या एक या एक से अधिक हो, एक से अधिक ही होगा, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और उत्पाद की जो प्रोडक्ट होगा इसकी संख्या हमेशा 1 होगी, या आप कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अपकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उस रासायनिक अपक्रिया को हम योगात्मक रासायनिक अपक्रिया या एडिशनल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मानकर चलिए कि कोई अभिकारक है A, यह अपक्रिया करता है B के साथ, और यहाँ पे बनाता है A और B। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 हैं, एक A हुआ और एक B हुआ, 2 हो गए, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सिंगल है, एक है। इसलिए इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अब हम हाइड्रोजन ले लिए, प्लस हमने ले लिया क्लोरीन, और ये बना लिया HCl, ये क्या बना लिया HCl, या आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये दोनों आपस में अपक्रिया किए हैं और HCl का निर्माण किए हैं। हालांकि अपक्रिया अभी बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करना बताएंगे, और अभी आने वाले वीडियोस में हम ये बताएंगे कि H2 और Cl2 मिलकर के HCl ही क्यों बना, या H2Cl2 क्यों नहीं बन सकता था। ढेर सारे क्वेश्चन है, उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि यहाँ पे अभिकारक की संख्या है 1, और ये अभिकारक की संख्या हो गई ये 1, और ये हुआ 1, टोटल अभिकारक कितने हो गए 2, और उत्पाद कितना बना भाई, 1 बना है। इसलिए कौन सी अपक्रिया हो गई, एडिशनल केमिकल रिएक्शन। और कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये मान के चलिए आपका एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे आप मिला दीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपने मिला दिया, तो यहाँ पे अभिकारकों की संख्या कितनी हो गई, 1, और हुआ ये 2। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए ये आपको जो हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया गया है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन रहेगा, हमने मेंशन नहीं किया है, फिर भी आप जान लीजिएगा। जो ये हाइड्रोकार्बन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आप बोलेंगे कि सर जी डबल बॉन्ड से अनसेचुरेटेड कैसे हो गया, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है
कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो कि एक आदमी है उसको 4 रोटियां खानी है। कोई भी एक आदमी है उसको कितनी रोटियां खानी है? 4 रोटियां खानी है। अगर उस आदमी को आप 2 रोटी दे देते हो तो उसका पेट नहीं भरेगा। उसको पेट भरने के लिए अभी भी एक्स्ट्रा कितनी की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है। तो जब तक इसको पूरी 4 रोटी नहीं मिलेगी तब तक ये आदमी आप कह सकते हैं संतृप्त नहीं होगा, तब तक ये अनसैचुरेटेड रहेगा। सेम वही चीज़ होता है कार्बन में। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। अगर इसके पास पर्याप्त हाइड्रोजन है तब तो अपनी वैलेंसी को आराम से पूरा कर लेगा। अगर पर्याप्त हाइड्रोजन नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपस में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म करना पड़ेगा। जब ये आपस में ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म करेगा इसका मतलब है कि ये अनसेचुरेटेड है। जैसे ही ये सेचुरेटेड होगा उसके लिए इसको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन को मिला दें, सेम वही रिएक्शन, ये अनसेचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है। इस बात को याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा है कि अगर हाइड्रोजन की कमी है तभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। कमी यानी कि अनसेचुरेटेड। अगर वो कमी पूरी हो जाएगी तो वो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। तो जब इनकी कमी पूरी हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सिंगल बॉन्ड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो 2 है और प्रोडक्ट 1 है। तो ऐसी अपक्रिया कैसे हो गई? ये अपक्रिया हो गई एडिशनल केमिकल रिएक्शन। एक चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपक्रिया करके वो डबल बॉन्ड बना देती है। यहाँ पे H2 डाल दीजिए। अगर डबल बॉन्ड होता है, अगर वहाँ पे आप हाइड्रोजन डालते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बन जाती है। तो ये जो सारी अपक्रियाएँ होती हैं ये एडिशनल कहलाती है। इसके आगे की जो अपक्रिया के टाइप है उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।